बताओगे बीओपी क्या होता है? बताओ क्या लग रहा है? तो होता क्या है कि कोई भी एक देश दूसरे देश के साथ कुछ व्यापार कर रहा है, राइट? तो वो व्यापार जब भी करेगा तो उसमें विदेशी मुद्रा इन्वॉल्व होगी, राइट? तो किसी एक देश का दूसरे देश के साथ या बहुपक्षीय संस्थान के साथ कुल जितना लेन देन होता है, उस लेन देन के परिणाम को भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बात ठीक है? इसका मतलब क्या है? आप नॉर्मल हम लोग भी सोचो ना, अगर हम किसी से खरीदारी करते हैं तो किसी से सामान खरीदेंगे तो उसको पैसा देंगे, राइट? या अगर हमने सामान बना के बेचा तो हमारे पास पैसा आएगा। तो अगर भारत सामान बना के बेच रहा है तो वहां से पैसा आएगा, तो हम बोलेंगे धनात्मक हो गया, हमारे पास बाहरी मुद्रा आ रही है, राइट? और अगर हमने बाहर सामान खरीदा तो हमको पैसा देना पड़ेगा। अब हमने अमेरिका से मान लो कुछ खरीदा, मान लो तेल खरीदा या मिडिल ईस्ट से तेल खरीदा, तो हमें उनको पैसा डॉलर में देना पड़ेगा, राइट? तो हमारे यहां से करेंसी गई। ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस तरह का कुल परिणाम, मोटा मोटा कुल लेन देन का परिणाम एक वर्ष में जिन्होंने बताया, ठीक है? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी बनाया जाता है तो इसका एक फॉर्मेट होता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तुम उससे समझ लो खाता, लेखा जोखा। जैसे हम लोग घर पे अपना लेखा जोखा बनाएंगे ना, एक महीने का कितना पैसा आया कितना पैसा गया। अब वो लेखा जोखा जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं? वैसे बना सकते हैं कि ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारी आउटगोइंग हो गई, यहाँ पे पैसा आने वाला, यहाँ पैसा जाने वाला, और जोड़ घटा दिया उसको। तो जो बीओपी का फॉर्मेट होता है ये हर देश के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मानक फॉर्मेट है। ऐसा नहीं कि किसी ने कैसे भी कर दिया, किसी ने थ्योरेटिकल लिख के दे दिया, किसी ने कागज में लिख के दे दिया, ऐसे नहीं होगा। उसका एक फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट देता है, कौन बनाता है फॉर्मेट? आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फॉर्मेट फॉलो किया जाता है इसमें, ठीक? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी बनाया जाता है तो उस फॉर्मेट में दो तरह के खाते होते हैं, ठीक है? खाते मतलब समझ लो कि कितना पैसा कैसे आ रहा है, उसको हम कहां रखेंगे, ठीक है? जैसे मान लो हम घर पे यूज कर रहे हैं तो एक हमने बना दिया अपना राशन का, एक बना दिया ग्रोसरी बना दिया, एक बना दिया इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग हेडिंग्स। ऐसे ये मुख्यतः दो हेडिंग होती है, एक होती है चालू खाता, करंट अकाउंट, दूसरा कौन सा होता है? पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट, राइट? अब चालू खाता को बोलते हैं इंग्लिश में करंट अकाउंट, इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब चालू खाता या करंट अकाउंट जो है, इसमें दो चीजें होती हैं। ये सब हम पढ़ेंगे फाउंडेशन में, बस मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूं जिससे आपको टॉपिक समझ में आए। तो ये चिंता नहीं करनी कि अरे ये सब क्या है, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको जब हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत मोटा मोटा भी समझ लो। एक इसमें होता है अदृश्य, करेक्ट टर्म इज यस, मद, बिल्कुल करेक्ट, शाबाश। अदृश्य मदों का संतुलन और दृश्य मदों का संतुलन। तो दृश्य मदों के संतुलन में आता है ट्रेड ऑफ गुड्स, वस्तुओं का व्यापार, ठीक है? इसमें आता है वस्तुओं का व्यापार। इसमें आती है तीन चीजें, कौन सी आती है भाई? एक, बिल्कुल, एक हो गया सेवा, एक होती है आय, इनकम, एक होती है ट्रांसफर्स या हस्तांतरण, जिसमें प्रेषण वगैरह आ जाता है, ठीक है? अब इतना जानने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी आप बात समझ लो। अभी हमारे लिए करंट अकाउंट, ये हो गया करंट अकाउंट। अब अगर हमारे करंट अकाउंट में पैसा ज्यादा आ रहा है, आया ज्यादा गया कम, हमने ज्यादा रिसीव किया, उसको क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट सरप्लस या चालू खाता अधिशेष, करंट अकाउंट सरप्लस। और अगर हमारे यहां से गया ज्यादा और आया कम, उसको क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट। बात ठीक है? करंट अकाउंट के लिए हम ज्यादा चिंतित रहते हैं क्योंकि ये रेगुलर है, ठीक है? रेगुलर आना जाना रहता है इसमें, ठीक है? फिर मैं बोलता हूं कि हमारे लिए ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा? सरप्लस की डेफिसिट, घाटा की अधिशेष, सरप्लस अधिशेष, हमारे पास आया ज्यादा गया कम, ठीक है? तो पूरी बात, ये जो पूरा टॉपिक है वो इसी पर आधारित है कि जब हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा कैसे? अगर मैं निर्यात ज्यादा करूंगा, चीजों को बना बना के बेचूंगा,
बना बना के बेचा वहाँ पे, तो वहाँ से डॉलर लेके चले आए। डॉलर लेके चले आए तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स में बढ़ जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा देगा। हमारे पास आएगा ज़्यादा, जाएगा कम, क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है। और अगर हम कल को आयात ज़्यादा करने लगे, इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे, तो जब तुम चीज़ें आयात कर रहे हो तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा। पैसा देने के लिए किस में दोगे आप, डॉलर में दोगे या किसी और करेंसी में दोगे, तो आपके यहाँ से विदेशी मुद्रा भंडार चला जाएगा, तो घाटा हो जाएगा। तो इसी तरह से बोलते हैं कि अगर इन दोनों को मोटा मोटा आप देख लो, बीओपी होता है अगर देश का बीओपी को सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, अगर हमारे देश से निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, ज़्यादा हमने बेची चीज़ें, तो बोलेंगे सकारात्मक है, राइट। तो बीओपी पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब निर्यात ज़्यादा आयात कम। और निगेटिव कब हो जाएगा, जब आयात ज़्यादा निर्यात कम। तो हम चाहते हैं कि हमारा बीओपी क्या हो, पॉजिटिव, राइट। फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, घरेलू बाजार में स्टेबिलिटी है, घरेलू बाजार स्थिर है, हमारा स्टेबल ज़्यादा है, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, राइट। दूसरी बात, और कुछ आयात इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, जैसे पेट्रोलियम या तेल, कच्चा तेल, उसके लिए आपको आयात करना ही पड़ेगा, पैसा देना ही पड़ेगा, और पैसा आप विदेशी मुद्रा में दोगे तो विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए आपके लिए। 1991 में जो बीओपी संकट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, क्या था वो बीओपी संकट, मोटा मोटा बीओपी संकट के बहुत 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 कारण है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। अगर आप देखोगे तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ, 1980 तक राष्ट्रीयकरण कंप्लीट हो गया। 1991 से, या जिन लोगों ने इकॉनमी पढ़ी होगी तो उसके पहले मैंने बताया है, 1991 से पहले और 1991 से बाद सरकार की नीतियों में आप एक यू टर्न देखोगे, मतलब अभी ऐसे जा रही है, 1991 पलट गई, जो कर रहे थे उसका उल्टा। 1991 के पहले उनका पूरा पूरा उद्देश्य था राष्ट्रीयकरण, हर चीज। 1991 के बाद यह चीज पलट गई, क्यों पलटी वो देखेंगे बाद में। राष्ट्रीयकरण, हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण होने लगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, हर चीज का राष्ट्रीयकरण जो भी है। उसके बाद लाइसेंस राज था, आपने पढ़ा ही होगा, कोई छोटा सा भी बिजनेस खोलना हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजों का लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, हर चीज का। तो व्यापार खोलना बहुत मुश्किल काम था, राइट। तो व्यापार खोलना बहुत मुश्किल काम था। अब उसकी वजह से हो क्या रहा था कि आयात तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, आयात बढ़ा भी रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह पे हमने ध्यान दिया था, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, ये तो जरूरत है, आयात बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से, क्योंकि आयात के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उस हिसाब से निर्यात नहीं बढ़ रहा था। क्योंकि जो सरकारी कंपनियां हैं ये डेफिनेटली बिजनेस तो नहीं है, सरकार एक व्यापारी नहीं है। आप अंतर भी दिख जाएगा, आप HDFC बैंक चले जाओ और बैंक ऑफ बड़ौदा चले जाओ, अभी भी दिख जाएगा, जबकि अब तो बहुत सुधार हो गया है, राइट। प्राइवेट बैंक की इफिशियंसी अलग है, सरकारी बैंक की इफिशियंसी अलग है। तो सरकार की कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, पहली बात। उनकी वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रही थी जो निर्यात कर सके, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, ठीक है। क्योंकि आप सस्ता सामान नहीं बना के बेच पा रहे हो अच्छी क्वालिटी का, तो कौन खरीदेगा आपसे सामान, पहली चीज। दूसरा, हमने लोन भी ले लिया था बहुत। अब हमने पैसे, देखो, अगर कल को, ये मैंने शायद एग्जांपल दिया होगा पहले, कल को आप मेरे पास आए और बोला कि सर मेरे को ना 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, इससे क्या हुआ, जो मैंने पैसा दिया उस पैसे को आप प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट। तो वो मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। यही काम हो रहा था इंडिया में। आप लोन लेते जा रहे हो, बाहर से लोन ले रहे हो, पैसा आपको लौटाना है, तो आप अगर बाहर का लोन ले रहे हो तो कुछ ऐसा करोगे, कुछ ऐसी जगह निवेश करोगे, कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगाओगे जिससे आप कल को पैसा उनका वापस कर सको, बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, चीज़ें बेचो, आप पैसा वापस कर सको। लेकिन हो क्या रहा था, पैसा ले रहे थे, उसका नेताजी गए, बोले ये बैंक डूब गया है, कोई बात नहीं, सबके सारे किसानों को लोन माफ, वोट के लिए। डूबा कौन, बैंक। लोगों की सैलरी बढ़ा दी, पेंशन बढ़ा दी, मुफ्त सेवाएं दे दी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पैसे का कोई ऐसा यूज नहीं हुआ जिससे आप उत्पादन बढ़ा सको, उत्पादक चीजों में लगा सको। तो इस वजह से लोन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो लोन लौटाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, राइट। इसके बाद एक खाड़ी का युद्ध भी चल रहा था उस समय, गल्फ वॉर। अब गल्फ वॉर चल रहा था तो उस वजह से ऑलरेडी जो पेट्रोल आ रहा था ये और महंगा हो गया।
तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार, हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था ये केवल जा रहा था, आ नहीं रहा था, राइट। और इसकी वजह से बीओपी संकट हो गया। फिर बोले कि 14 दिन का हमारे पास केवल विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, मतलब केवल 14 दिन का हम आयात कर सकते थे, उसके बाद हम खाली थे, बैंकरप्ट। और उसके बाद फिर आईएमएफ वगैरह आया, राइट। और इसीलिए फिर आईएमएफ जब आया तो आईएमएफ ने बोला कि भाई आईएमएफ जब पैसा देता है, राइट, तो फिर वो कुछ कंडीशंस लगाता है, शर्तें। और उसने बोला कि भैया आप लिबरलाइजेशन, उदारवादी नीति, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये तीनों काम आपको करने पड़ेंगे, राइट। और इस तरह से फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे हमारी ओपन हुई और धीरे धीरे फिर सरकार निजीकरण की तरफ चले, ठीक है। ये था हमारा बीओपी संकट। तो पूरी बात की एक बात है, तो अगर हमारा सरप्लस ज्यादा है, घाटा कम है, तो हम बोलेंगे हमारा बीओपी सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारा आयात कम है, निर्यात ज्यादा है, और यही हमारी कोशिश है।